हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंट्रोल सिस्टम के एमसीक्यू सीरीज़। जो हमने पढ़े हैं बॉडी प्लॉट, नेक्विस्ट प्लॉट और रूट लोकस, जो हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस में, उसके ऊपर जो भी एमसीक्यूज बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बनते हैं एग्जाम में आते हैं, उसकी सीरीज़ मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द बॉडी प्लॉट इज अप्लीकेबल टू विच नेटवर्क। ऑप्शन दिया है मिनिमम फेज, नॉन मिनिमम फेज, ऑल फेज एंड डी ऑप्शन है ऑल। तो बॉडी प्लॉट जो होता है हमारा स्टेबल सिस्टम के लिए होता है, वो मिनिमम फेज जो होता है सिस्टम उसी के ऊपर अप्लीकेबल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिनिमम फेज नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज नॉन मिनिमम फेज नेटवर्क। तो नॉन मिनिमम फेज नेटवर्क क्या होता है। मिनिमम फेज के लिए हमने बताया कि बॉडी प्लॉट अप्लीकेबल होता है। तो नॉन मिनिमम फेज नेटवर्क जो होता है उसके अंदर एक पोल जो है वो LHS में होता है और RHS में भी है, जो जीरो हो जाता है। कोई भी एक जीरो या पोल जो है RHS में भी लाई करता है। तो अगर कोई भी पोल या जीरो RHS में आ जाता है तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो नॉन मिनिमम फेज नेटवर्क में क्या होता है, RHS में हमारे पास जीरो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे देखेंगे, रूट्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बॉडी प्लॉट। तो बॉडी प्लॉट जो होता है उसके अंदर क्या करते हैं हम, रूट्स जो है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट इन बॉडी प्लॉट फॉर ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो बॉडी प्लॉट में सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है, उसका स्लोप क्या है, हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था। उसका स्लोप होता है -40 dB पर DK या तो -12 dB पर ऑक्टेव। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रूट लोकस आर द प्लॉट्स ऑफ द वेरिएशन ऑफ पोल ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम फंक्शन विद चेंजेस इन। तो रूट लोकस क्या होता है, हम क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स होते हैं उनका वेरिएशन होता है किसके हिसाब से, ओपन लूप गेन जो होता है हमारा के, वो कहाँ से 0 से इन्फिनिटी वेरी होता है। तो हमारे जो है पोल्स क्लोज लूप के वो वेरी होते हैं, उससे हम रूट लोकस में प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है, द इफेक्ट ऑफ एडिंग पोल्स एंड जीरो कैन बी डिटरमाइंड क्विकली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोई भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया है, उसमें अगर पोल या जीरो ऐड करते हैं तो उसके इफेक्ट को इजीली हम क्विकली जो है किस मेथड से डिटरमाइन किया जा सकता है। तो ऑप्शन दिए हैं रूट लोकस, नेक्विस्ट प्लॉट, बॉडी प्लॉट, निकोल चार्ट। तो इसके अंदर हमारा जो आंसर हो जाएगा बॉडी प्लॉट हो जाएगा। बॉडी प्लॉट में अगर हम कोई भी पोल ऐड करते हैं तो हमारा जो है मैग्नीट्यूड का स्लोप चेंज हो जाता है, और जीरो ऐड करेंगे तो भी स्लोप चेंज हो जाएगा। प्लस और माइनस में 20 dB अगर एक पोल एक जीरो ऐड करते हैं तो इस तरह से चेंज हो जाता है। तो क्विक इफेक्ट जो है हमें बॉडी प्लॉट में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे, विच फंक्शन इज यूज्ड फॉर नेक्विस्ट प्लॉट। तो नेक्विस्ट प्लॉट के लिए क्या करते हैं हम, पहले भी हमने पढ़ा है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया होता है, उसी से हम नेक्विस्ट प्लॉट जो है ड्रॉ करते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं हम, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं क्लोज लूप सिस्टम की। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी हम नेक्विस्ट प्लॉट से फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रूट लोकी ऑफ सिस्टम हैज 4 एसिम्प्टोट द सिस्टम कैन हैव। तो एक रूट लोकस है हमारे पास किसी भी सिस्टम का, उसके अंदर नंबर ऑफ एसिम्प्टोट जो है वो 4 है। तो ये पूछ रहा है कि सिस्टम के अंदर किस तरह के करेक्टरिस्टिक्स पूछा है। तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट हम किससे निकालते हैं, P-Z से। तो P-Z की वैल्यू हमें पता है कि 4 दी हुई है यहाँ पे। तो अब इसमें क्या हो सकता है, नंबर ऑफ पोल्स 4 हो सकते हैं, Z 0 हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई हमारे पास, क्या हो गई, नंबर ऑफ पोल्स जो है वो 4 है, Z 0 है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है 3 नहीं 5 हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स ये 1 हो जाएगा, तो फिर भी 4 आएगा। तो इस तरह से आप इसकी पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं और आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस में जो भी आपका मैच करता है वहाँ से आप आंसर जो है चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, रूट लोकस इज ए मेजर ऑफ। तो रूट लोकस में ऑप्शन दिया है रिलेटिव स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, बोथ एंड नन। तो रूट लोकस जो होता है हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी को मेजर करता है, रूट लोकस से हम रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, रूट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट। तो रूट लोकस जो होता है हमारा किसके सिमेट्रिकल होता है, ये होता है रियल एक्सिस के, रियल एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रूट लोकस स्टार्ट्स फ्रॉम। तो रूट लोकस जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि रूट लोकस कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ओपन लूप पोल्स, ओपन लूप जीरो, क्लोज लूप पोल्स एंड क्लोज लूप जीरो। तो रूट लोकस जो है हमारा ओपन लूप पोल से स्टार्ट होता है और ओपन लूप जीरो पे जो है एंड होता है। तो ओपन लूप जीरो पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ओपन लूप पोल से जो है हमारा सिस्टम का रूट लोकस जो है वो स्टार्ट होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है कंडीशन फॉर ए पॉइंट टू लाई ऑन रूट लोकस। तो रूट लोकस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है और हमें पता करना है कि ये रूट लोकस के ऊपर लाई करता है या नहीं करता, तो हम इसकी कंडीशन क्या होती है, एंगल जो होता है हमारा सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया है उसका एंगल जो निकालते हैं हम एंगल GH करके, तो उस एंगल को क्या करते हैं हम इक्वल टू कर देते हैं +-2q + 1 × 180। तो q की वैल्यू यहाँ से 1 2 3 0 1 2 3 करके लिख जाएंगे और एंगल की वैल्यू इसके इक्वल करेंगे तो हमें पता चल जाएगी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर सिस्टम के अंदर जो है वैल्यू रख देंगे, हमें कोई भी पॉइंट दिया हुआ है उसकी वजह से -1 + j0 दिया हुआ है तो वो s की जगह रखेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे एंगल क्या आ रहा है हमारा। अगर वो इक्वल टू आ रहा है +-2q + 1 × 180 के, तो रूट लोकस का पार्ट है वो। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग 0 ऑन रूट लोकस। तो अगर कोई भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, उसके अंदर अगर हम 0 ऐड करते हैं तो रूट लोकस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो 0 ऐड करेंगे तो हमारा रूट लोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है किधर, शिफ्ट्स टू ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में LHS ऑफ द इमेजनरी एक्सिस। तो LHS में शिफ्ट हो जाता है हमारा रूट लोकस। स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज। अगर 0 ऐड करते हैं तो रूट लोकस जो है हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में। हमारा सिस्टम जो है हमेशा राइट हैंड साइड में होता है तभी स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस। ऑप्शन दिए हैं रूट लोकस, बॉडे प्लॉट, नेक्विस्ट प्लॉट, बोथ B एंड C। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस हमने पढ़ा है कि बॉडे प्लॉट और नेक्विस्ट प्लॉट जो होते हैं ओमेगा पे डिपेंड करते हैं, ओमेगा को हम वेरी करते हैं, तो ये दोनों हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बोथ B एंड C। रूट लोकस जो होता है टाइम डोमेन में हम इसका एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है व्हाट इज द पीक ओवरशूट फॉर जीटा इक्वल टू 1/√2। तो जीटा इक्वल टू 1/√2 अगर हमारे पास होता है तो पीक ओवरशूट की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है यहाँ से। और अगर इससे कम करेंगे हम, जीटा < 1/√2 होगा, तो हमारे पास कोई भी पीक ओवरशूट जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, MP लिखेंगे इसको। तो जीटा ग्रेटर देन 1/√2 के लिए हमारा पीक ओवरशूट जो है एग्जिस्ट करता है। जीटा इक्वल टू 1/√2 पे पीक ओवरशूट 0 हो जाता है और < 1/√2 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फॉर ए सिस्टम टू बी स्टेबल विच कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो स्टेबल सिस्टम के लिए ये ओमेगा GC और ओमेगा PC आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि किस में होते हैं। बॉडे प्लॉट में हमारे होते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और ये नेक्विस्ट प्लॉट में भी होते हैं गेन क्रॉस ओवर एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो सिस्टम स्टेबल के लिए मैंने आपको कंडीशन बहुत बार बताई थी नेक्विस्ट प्लॉट पढ़ते टाइम। तो इसकी क्या कंडीशन होती है, ओमेगा PC जो है हमारा वो हमेशा ओमेगा GC से ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी हमारा सिस्टम जो है स्टेबल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 17 है फॉर ए स्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम के लिए हमारे पास कंडीशन दी है, कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन इज पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव। गेन मार्जिन इज पॉजिटिव, फेज मार्जिन नेगेटिव, गेन मार्जिन नेगेटिव और फेज मार्जिन पॉजिटिव। तो सिस्टम स्टेबल के लिए हमारा गेन मार्जिन और फेज मार्जिन जो होता है वो हमेशा जो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आंसर जो है ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ एंड राइज टाइम। तो बैंडविड्थ और राइज टाइम में क्या रिलेशन होता है, बैंडविड्थ इक्वल टू 0.35 अपॉन राइज टाइम, ये इसका रिलेशन होता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, TR दिया होगा आपको या तो राइज फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, यहाँ से पूछ लेगा बैंडविड्थ निकालो इसकी। क्वेश्चन नंबर 19 है इन बॉडे प्लॉट फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड ऑन विच स्केल। तो फ्रीक्वेंसी हम बॉडे प्लॉट में किसी स्केल पे मेजर करते हैं, लॉगरिदमिक स्केल पे जो मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड होता है log 10 में लिखते हो, फ्रीक्वेंसी को भी log की स्केल पे हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है व्हाट इज द एरर इन बॉडे प्लॉट एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, मैंने बताया था K1 + ST अपॉन S इंटू 1 + ST S 1 + ST2 इस तरह से करके। तो 1 + ST1 1 + ST2 जो है इसके अंदर से 1/T1 1/T2 करते हैं, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकलती है हमारे पास। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास जो है बॉडे प्लॉट में एरर कितनी आती है, तो हम जो निकालते हैं वो एसिम्प्टोटिक बॉडे प्लॉट निकालते हैं। आइडियल बॉडे प्लॉट से इसमें एरर जो है ±3 dB की एरर आती है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे। तो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इनिशियल स्लोप ऑफ बॉडे मैग्नीट्यूड प्लॉट विद 0 dB एक्सिस गिव्स विच एरर कांस्टेंट। तो हमारा जो है बॉडे प्लॉट का मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है, इसके अंदर हम देखते हैं किस तरह से हम निकालते हैं ना,
जैसे पहले अगर हमारा स्लोप 0 है, फिर -20 dB, फिर -40 dB, इस तरह से हो जाता है। तो स्टार्टिंग का स्लोप अगर -20 डिग्री है, -20 dB पर डीके है, तो अगर वो स्टार्टिंग का स्लोप जो है 0 dB एक्सिस से यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो कौन सा एरर कांस्टेंट आता है, तो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट वो हमें देता है kv। तो इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ द पोलर प्लॉट पासिस थ्रू -1, 0 पॉइंट द सिस्टम इज। तो हमारा ये जो दे रखा है इसके अंदर यहाँ पे होता है -1, 0। तो अगर इस पॉइंट से अगर हमारा पोलर प्लॉट पास कर रहा है, हम क्या करते हैं, एक -1 रेडियस जो होती है उसका एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यूनिटी रेडियस सर्किल। तो अगर ये जो सर्किल है -1, 0 से अगर पास कर रहा होता है तो हमारा सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे सिस्टम हमारा हो जाता है मार्जिनली स्टेबल। हो जाएगा मार्जिनली स्टेबल। और अगर -1 + j0 -1, 0 से पीछे रह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा सिस्टम होगा स्टेबल। और अगर इसको बाहर पार कर गया है तो हमारा सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे जो है सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफेक्ट ऑफ एडिंग पोल इन ए सिस्टम। तो कोई भी सिस्टम दिया है उसके फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन के अंदर या फिर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में हम पोल ऐड कर देते हैं तो सिस्टम में क्या इफेक्ट होता है, हमारा जो रूट लोकस जो है या पोलर प्लॉट रूट लोकस जो है हमारा किस में शिफ्ट हो जाएगा, आरएचएस की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। आरएचएस में क्या हो जाता है, हमारा सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि एडिंग 0 का इफेक्ट क्या होता है, तो इसमें एलएचएस में शिफ्ट हो जाता है। और पोल अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आरएचएस में जो है हमारा सिस्टम शिफ्ट हो जाएगा। आरएचएस में शिफ्ट होते क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है अगर आरएचएस में आ जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 24 है, नंबर ऑफ सेपरेट रूट लोकी इज गिवन बाय। ये किसका क्वेश्चन है, ये है नेक्विस्ट प्लॉट का। तो क्या पूछ रहा है हमें, नंबर ऑफ सेपरेट रूट लोकी। तो सेपरेट रूट लोकी का मतलब होता है रूट जो भी हमारा नेक्विस्ट प्लॉट है उसमें नंबर ऑफ सेपरेट ब्रांचेज कितनी है। तो ये हमने पढ़ा था नेक्विस्ट प्लॉट पढ़ते टाइम कि नंबर ऑफ सेपरेट ब्रांचेज किस तरह से निकाली जाती है। तो अगर p नंबर ऑफ पोल्स हैं और z जो है नंबर ऑफ 0 है, तो नंबर ऑफ सेपरेट रूट लोकी क्या होगा, p या फिर z होगा। इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है जो भी बड़ा होगा। तो अगर p > z है तो नंबर ऑफ सेपरेट रूट लोकी क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। और अगर z > p है तो नंबर ऑफ रूट लोकी जो है सेपरेट वो z हो जाएगा। तो जो भी दोनों में से बड़ा होगा p या z में से, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ सेपरेट रूट लोकी यहाँ से मिल जाएगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया, रूट लोकस इज द लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल्स व्हेन द ओपन लूप गेन इज वेरिड फ्रॉम। तो रूट लोकस इक्वेशन तो पहले भी देख लिया। रूट लोकस क्या होता है, क्लोज लूप पोल का लोकस होता है जब ओपन लूप गेन क्या होता है, के जो है हमारा वो कहाँ से वेरी करते हैं हम, 0 से इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 26 द नंबर ऑफ रूट लो की अप्रोचिंग इन्फिनिटी इज गिवन बाई। तो नंबर ऑफ रूट लो की अप्रोचिंग इन्फिनिटी हम किससे निकालते हैं, p - z से। यहाँ पे p क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, z है नंबर ऑफ जीरोस, p - z की वैल्यू जो भी आएगी वो नंबर ऑफ रूट लोग या नंबर ऑफ ब्रांचेज अप्रोचिंग इन्फिनिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ से देखते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट्स मस्ट ऑलवेज बी ऑन विच एक्सिस। तो एसिम्पटोट्स का इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा किस एक्सिस पे होना चाहिए, रियल एक्सिस पे। ये जो है रियल एक्सिस पे होना चाहिए एसिम्पटोट्स का इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ, द पॉइंट ऑफ द रियल एक्सिस वेयर ऑल एसिम्पटोट्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। तो जो रियल एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा कोई भी रियल एक्सिस के ऊपर जो हमने ये पढ़ाता है, जब भी हमने रूट लोकस पढ़ाता है उसके अंदर हम निकालते हैं कि एसिम्पटोट्स हैं। तो हमारा रियल एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है जहाँ से एसिम्पटोट क्या होती है, इंटरसेक्ट करती हैं। एक इधर निकल जाएगा, कोई तो एंगल के ऊपर चली जाएंगी इस तरह से। तो जो भी यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा रियल एक्सिस पे, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। ये हो जाएगा सेंट्रोइड। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, द ब्रेकअवे पॉइंट ऑफ द रूट लोकस आर द सॉल्यूशन ऑफ। तो ब्रेकअवे पॉइंट हम किस तरह से निकालते हैं, dk/ds = 0। dk/ds = 0 करके s की जो भी वैल्यू आती है वो हमारे ब्रेकअवे पॉइंट्स होती है। और वो कब होती हैं, जब हमारा जो पार्ट है कोई भी वैल्यू दी जाएगी उसको हम कब मानेंगे कि ये ब्रेकअवे पॉइंट है या नहीं, जब वो हमारे रूट लोकस के ऊपर पार्ट होगा रूट लोकस का। और रूट लोकस का पार्ट कब होता है, कोई भी रियल एक्सिस की जो है लोकेशन रूट लोकस का पार्ट कब होती है, जब उसके राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स और जीरो जो होते हैं वो ऑड होते हैं। नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरो इन द राइट साइड ऑफ द पॉइंट इज इफ ऑड देन दैट इज द पार्ट ऑफ द रूट लोकस। तो dk/ds करके s की जो भी वैल्यू निकालेंगे उससे हम देखेंगे कि वो वैल्यू एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है हमारी रूट लोकस पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29th हो गया 30th। द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाई एस प्लस 4 एस प्लस 5 एस प्लस 6 प्लस के एस प्लस 3 इक्वल टू 0। द नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स एंड द सेंट्रोइड ऑफ द एसिम्पटोट्स ऑफ द सिस्टम आर। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितनी है और उनका सेंट्रोइड क्या है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस जी एस एच एस, हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम की इक्वेशन दी है। यहाँ से हम ओपन लूप सिस्टम निकालेंगे। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वो किस तरह से निकालते हैं हम 1 प्लस के जी एस एच एस करके निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस के पास हमें दिया हुआ है एस प्लस 3 अपॉन एस इंटू एस प्लस 4 एस प्लस 5 एस प्लस 6। ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा ये वाला। अब इसमें हमें क्या पता है, यहाँ पे दे रखा है एक जीरो है इसके पास। जीरो कौन सा है, एस इक्वल टू -3 पे एक जीरो है। पोल्स यहाँ पे 3 है, एस इक्वल टू 0, दूसरा है -4, 4 पोल है, चौथा -5 और पाँचवा है -6। तो ये पूछा नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होती है P माइनस जेड। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स हो जाएंगे P माइनस जेड। नंबर ऑफ पोल्स कितने 4 हैं और जेड कितना है 1 है। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 3। दूसरा पूछा सेंट्रोइड ऑफ द एसिम्पटोट्स। तो सेंट्रोइड किस तरह से निकालते हैं हम, सेंट्रोइड निकालते हैं सम ऑफ पोल माइनस सम ऑफ 0 अपॉन P माइनस जेड। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सम ऑफ पोल्स क्या है हमारे पास, पहला दे रखा 0 -4 -5 -6 और माइनस सम ऑफ जेड करते। तो जेड का क्या वैल्यू है -3, तो पहले ही है, तो ये हो जाएगा +3 अपॉन P माइनस जेड। हमने यहाँ से निकाल लिया 3 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 6 5 9 और 6 15 -15 +3 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू -12 अपॉन 3। तो ये सेंट्रोइड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -4, 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेंट्रोइड और नंबर ऑफ एसिम्पटोट हमने निकाल लिया 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 दिया द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय जी एस इक्वल टू एस अपॉन 1 प्लस एस। द नेक्विस्ट प्लॉट ऑफ द सिस्टम इज। तो ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, इससे हमें क्या निकालना है, नेक्विस्ट प्लॉट निकालना है सिस्टम का। तो नेक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओमेगा अपॉन √ में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने नेक्विस्ट प्लॉट में पढ़ाया, आपको अच्छे से किस तरह से निकालना है। और फेज जो है वो जाएगा एंगल ऑफ जी इक्वल टू एस का तो हो जाएगा जे, तो ये हो जाएगा 90 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस एस का हो जाएगा ओमेगा। अब क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू पहले पुट करेंगे 0 और उसके बाद ओमेगा की वैल्यू क्या करेंगे ∞ पुट करेंगे। तो जब ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 0। और एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, जब ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 0 पुट करेगा tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, तो एंगल हमारा आ जाएगा यहाँ से 90 डिग्री। उसके बाद हम जब ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लेंगे हम जी इक्वल टू, ये हो जाएगा ओमेगा। यहाँ से हम एक मेथड बताती हूँ आपको, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो हम पहले यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन में, यहाँ से भी ओमेगा कॉमन लेंगे तो बचेगा √ में 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ओमेगा से तो ओमेगा हट गया। अब ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो ओमेगा की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन √ में 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 बचेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 0 प्लस 1 का √ ठीक है, यहाँ से आ गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा यहाँ से। और एंगल जब निकालेंगे तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये तो 90 डिग्री है, माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, -90 + 90 0 हो जाएगा। तो एंगल जो है हमारा
इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने ओमेगा इक्वल टू 0 पे निकाले, मैग्नीट्यूड 0 है, एंगल 90 डिग्री, और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे निकाल लिया, मैग्नीट्यूड 1 है और एंगल जो है 0 डिग्री है। अब हम यहाँ पे प्लॉट ड्रॉ करेंगे, तो ये सब मैं इरेज कर रही हूँ। यहाँ से प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम प्लॉट, ये हमारा हो जाएगा नेक्विस्ट प्लॉट के लिए हम एक्सिस यहाँ से बना लेंगे। ये जो है रियल एक्सिस हो जाएगी, ये इमेजनरी। अब ओमेगा इक्वल टू 0 की वैल्यू रख देते हैं, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो निकाला है हमने, तो मैग्नीट्यूड ओमेगा इक्वल टू 0 पे 0 आया था और एंगल आया था 90 डिग्री। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 आया था और एंगल 0 डिग्री। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ओमेगा इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा नेक्स्ट प्लॉट, और इन्फिनिटी पे जो है एंड करते हैं। ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है, तो मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, सेंटर से हमारा जो है नेक्स्ट प्लॉट स्टार्ट होगा। अब एंगल दे रखा 90 डिग्री, तो एंगल 90 डिग्री कौन सी एक्सिस के ऊपर होता है, ये वाली एक्सिस पे, तो इससे हमारा जो है स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी रखते हैं, तो मैग्नीट्यूड 1 है, 1 मतलब +1 है ये, तो +1 कहाँ पे आएगा, रियल एक्सिस पे आएगा, रियल एक्सिस पे +1 इस एक्सिस पे होता है, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे जो है हमारा 1 है। ठीक है, अब एंगल क्या दे रखा है, 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री दे रखा है, मतलब इस एक्सिस पे एंगल 0 डिग्री होता है, तो हमारा जो नेक्स्ट प्लॉट है जो इसी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और 1 मैग्नीट्यूड पे आके एंड हो जाएगा। तो ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 0 और ये ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा नेक्स्ट प्लॉट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ मैग्नीट्यूड 1 जो है रियल एक्सिस पे लाई करेगा और यहाँ पे जो है एंड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, द बोर्ड फेज एंगल प्लॉट ऑफ ए सिस्टम इज शोन बिलो, द टाइप ऑफ सिस्टम इज। हमारे पास एक बॉडी प्लॉट दिया हुआ है फेज एंगल का, तो हमें पता करना है इससे टाइप ऑफ द सिस्टम क्या है। तो बॉडी प्लॉट से हम निकाल सकते हैं टाइप ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, इनिशियल जो फेज होता है हमारा बॉडी प्लॉट में, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का इनिशियल फेज होता है, वहाँ से हमारा बॉडी प्लॉट का एंगल प्लॉट स्टार्ट होता है। तो इनिशियल फेज किस पे डिपेंड करता है, टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे कोई भी हमारा फंक्शन है k1 + st अपॉन s⁴n और 1 + st1 करके कुछ हमारा जैसे ट्रांसफर फंक्शन है। अब हमारा अगर s की पावर n है, अगर इसकी कुछ भी वैल्यू होगी, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो हमारा स्टार्टिंग का जो एंगल जो है प्लॉट का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर s की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो ये s हो जाएगा, s को क्या लिखेंगे j ओमेगा, और j ओमेगा लिखेंगे तो हमारा एंगल क्या जाएगा, ऊपर जाएगा तो -90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही s² लिखेंगे तो -180 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हमारा एंगल होगा। अगर n इक्वल टू 0 है तो s⁴0 क्या हो गया, s रहा ही नहीं है हमारे पास। तो जब s ही नहीं है तो एंगल क्या होगा, एंगल स्टार्टिंग का एंगल जो है कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, ये देखिए हमारा प्लॉट दिया हुआ है, इसमें स्टार्टिंग का एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा सिस्टम का टाइप जो है 0 है, तो ये हो जाएगा टाइप 0 सिस्टम, टाइप 0 सिस्टम। अगर टाइप 1 सिस्टम होता तो एंगल स्टार्टिंग का क्या होता, -90 डिग्री, तो ये -90 डिग्री से स्टार्ट होता, क्योंकि स्टार्टिंग का एंगल जो है हम किससे निकालते हैं, टाइप ऑफ द सिस्टम से ही निकालते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, द पोल 0 मैप एंड द नेक्स्ट प्लॉट ऑफ द लूप ट्रांसफर फंक्शन GHS ऑफ ए फीडबैक सिस्टम आर गिवन बिलो, कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पोल 0 मैप दिया हुआ है और ये हमारा दिया हुआ है नेक्विस्ट प्लॉट दिया हुआ है सिस्टम का, और हमें स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम जो है स्टेबल है या नहीं, इन दोनों प्लॉट से जो भी निकलेंगे। तो पहले हमें पोल 0 प्लॉट दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि पोल्स जो है वो LHS में है और RHS में हमारे पास ना तो पोल्स है ना 0 है। तो ये क्या है, ओपन लूप सिस्टम जो है उसका प्लॉट दिया हुआ है। तो ओपन लूप सिस्टम हमारा क्या हो गया, ओपन लूप सिस्टम में सब जो कोई नंबर ऑफ पोल्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में है इमेजिनरी एक्सिस के, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेबल। अब नेक्विस्ट प्लॉट देखते हैं, नेक्विस्ट प्लॉट में क्या करते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n = p - z करके। p यहाँ पे क्या होता है, p होता है ओपन लूप सिस्टम के जो नंबर ऑफ पोल्स हैं किस साइड में, लेफ्ट राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स क्या है ही नहीं हमारे पास, तो इसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 0। तो p की वैल्यू हो गई है 0। z की वैल्यू क्या होगी, क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स जो होते हैं राइट हैंड साइड में,
ये हमें फाइंड आउट करनी है। इसी से हम पता लगाएंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या नहीं। अगर नंबर ऑफ पोल्स जो है राइट हैंड साइड में होंगे तो सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाएगा। और एन जो हमें दे रखा है यहाँ पे, एन क्या है, नंबर ऑफ एन सर्किलमेंट किसके अक्रॉस देते हैं, -1, J0 के। तो यहाँ से हम देखते हैं -1 हमारे पास पॉइंट ये दिया हुआ है, इसके अक्रॉस कितने सर्किल बना रखे हैं इसने। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए, ये पहला सर्किल है और ये दूसरा सर्किल है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा किस तरह से लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। मैंने नेक्विस्ट प्लॉट पढ़ाते टाइम बताया था अच्छे से कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ से एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, एन की वैल्यू -2 आ गई, क्योंकि दो सर्किल है -1, J0 के अक्रॉस। तो यहाँ से एन की वैल्यू हम लिख देंगे -2 इक्वल टू पी की वैल्यू 0 दे रखी है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम दिया हुआ है इसके पोल 0 प्लॉट जो दिया है उसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स राइट हैंड साइड में 0 है। और जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए। तो जेड इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई है, 2। और ये जेड क्या है, जेड यहाँ से हमारे पास है नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स क्या आ गया, 2 आ गया है। तो अगर राइट हैंड साइड में एक भी क्लोज लूप पोल चला जाता है तो सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो क्लोज लूप सिस्टम जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा। और ओपन लूप सिस्टम जो है हमने देख लिया यहाँ पे स्टेबल है। तो ये हमारी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। आपके पास इस तरह से प्लॉट दिए रहेंगे, इससे आप बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। काफ़ी इजीली देख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। ए मिनिमम फेज यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज ए बॉडी प्लॉट विद ए कांस्टेंट स्लोप ऑफ -20 dB पर डीके फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज। क्या कह रहा है कि बॉडी प्लॉट के अंदर सारी फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास जो है पोल जो स्लोप जो है मैग्नीट्यूड का वो -20 dB पर डीके है, कांस्टेंट स्लोप है। जैसे ये हमारा बॉडी प्लॉट का मैग्नीट्यूड प्लॉट है, तो ये हम करते हैं -20 -40 इस तरह से। तो ये कह रहा है -20 dB पर डीके ही है हमारा जो स्लोप जो है हमेशा -20, ये हो जाएगा कांस्टेंट स्लोप ये बोल रहा है। तो स्लोप इस तरह से रखेंगे हम। ये कह रहा है कि -20 पर डीबी ही चल रहा है, इसका सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए कांस्टेंट स्लोप चल रहा है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम फेज मार्जिन फॉर द सिस्टम। मैक्सिमम फेज मार्जिन पूछ रहा है, तो -20 dB पर डीके जो स्टार्टिंग का स्लोप है वो किससे निकालते हैं, टाइप ऑफ द सिस्टम से निकालते हैं। तो स्टार्टिंग का स्लोप टाइप ऑफ द सिस्टम से निकालेंगे तो -20 dB किसके लिए होता है, s⁴n के अंदर अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा s का स्लोप क्या हो जाएगा, j⍵ करके निकालते हैं। तो इसका स्लोप जो है हमेशा -20 dB पर डीके होता है। अगर s² होता तो ये हो जाता -40, और इसी तरह से s³ होगा तो ये बढ़ता जाएगा इस तरह से। तो हमारा स्टार्टिंग कांस्टेंट स्लोप दिया है ऑल फ्रीक्वेंसी के लिए -20 dB पर डीके। तो इसका मतलब क्या है, हमारा सिस्टम का टाइप जो है 1 है। टाइप 1 के लिए ये हमारे सिस्टम का स्लोप -20 dB पर डीके होता है। तो टाइप 1 दे रखा है, टाइप 1 के अंदर हमें फेज क्या मिलेगा, 1/s है। 1/s का क्या हो जाएगा, 1/j⍵। j⍵ का स्लोप क्या हो जाएगा, -90 डिग्री हो जाता है 1/j⍵ का। तो स्लोप क्या हो जाएगा, -90 डिग्री। और फेज मार्जिन किस तरह से निकालते हैं, फेज मार्जिन हमारा होता है 180 प्लस जो भी हमें स्लोप यहाँ पे जो भी हमें एंगल मिलता है, यहाँ पे स्लोप के ऊपर जो भी एंगल दिया रहेगा उसको हम यहाँ पे प्लस करते हैं। तो हमारा एंगल क्या है, -90 डिग्री। और ये हमेशा कांस्टेंट स्लोप है -20 पर डीके। तो ये क्या है, चेंज नहीं होगा। तो मैक्सिमम फेज मार्जिन की वैल्यू हमें इसी से मिलेगी। मैक्सिमम फेज मार्जिन यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 - 90, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। यही फेज मार्जिन रहेगा। हम टाइप ऑफ सिस्टम से ही फेज मार्जिन और ये सब निकाल सकते हैं। टाइप ऑफ सिस्टम दिया हुआ है तो हमें बता सकते हैं कि फेज मार्जिन कहाँ से स्टार्ट होगा। एंगल हमें पता चल गया तो फेज मार्जिन निकाल सकते हैं। 180 डिग्री प्लस एंगल जो होता है वो फेज मार्जिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। The low frequency and high frequency asymptotes of body magnitude plot are respectively -60 dB per decay and -40 dB per decay. What is the type of the system? तो हमें क्या दिया हुआ, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट जो है उसके जो स्लोप दिए हुए हैं कि स्टार्टिंग में लो फ्रीक्वेंसी स्लोप निकालते हैं हम, तो ये दे रखा -60 dB पर डीके। और हाई फ्रीक्वेंसी स्लोप जो एंड होगा हमारा बॉडी प्लॉट उसका दे रखा -40 dB पर डीके। तो ये क्या पूछ रहा है, टाइप ऑफ द सिस्टम पूछ रहा है। तो टाइप ऑफ सिस्टम हम किससे निकाल सकते हैं, फेज मार्जिन
प्लॉट से भी निकाल सकते हैं, गेन प्लॉट से भी निकाल सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन किया था फेज प्लॉट से निकालने का। अब इसके अंदर दे रखा गेन प्लॉट दे रखा, मैग्नीट्यूड के प्लॉट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ये -20, ये -40, ये -60। अब ये कह रहा है स्टार्टिंग का स्लोप जो है -60 dB पर डीके है, और उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा -40 dB पर डीके। तो ये स्लोप जो है चेंज हो जाएगा -40 में, ये -60 है और ये -40 है। तो टाइप ऑफ द सिस्टम पूछा, स्टार्टिंग का स्लोप किससे निकालते हैं, मैंने अभी बताया कि 1/s की जो भी पावर होती है उससे हम स्टार्टिंग का स्लोप निकालते हैं। तो -60 dB किसके लिए होगा, 1/s के लिए होगा -20, 1/s स्क्वायर के लिए होगा -40, और क्या हो जाएगा 1/s क्यूब के लिए हो जाएगा -60। तो लो फ्रीक्वेंसी या स्टार्टिंग का स्लोप जो है -60 dB पर डीके दिया हुआ है। तो टाइप ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइप 3। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइप 3। अगर हमारा स्टार्टिंग का स्लोप -40 dB पर डीके दिया होता तो यहाँ पे हमारा हो जाता टाइप 2। अगर -20 दिया है तो टाइप 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप टाइप ऑफ द सिस्टम निकाल सकते हैं। फेज मार्जिन से भी, फेज अगर प्लॉट दिया हुआ है फेज का और गेन का प्लॉट दिया हुआ है तो उससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का जो स्लोप होता है और स्टार्टिंग का जो भी फेज होता है वो हमेशा टाइप ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। जो भी टाइप ऑफ द सिस्टम होगा वहीं से ही हमारा बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड बोडे फेज प्लॉट स्टार्ट होता है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे क्वेश्चन 35। इतने क्वेश्चन है हमारे पास आज। इसके अंदर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे यहाँ पे कवर कर दिए हैं। इसके अलावा भी 2-4 क्वेश्चन जो भी छूट गए हो, छोटे मोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो मैंने आपको पढ़ाते टाइम जो भी मैंने डेरिवेशन पढ़ाए थे इसके क्वेश्चन सोल्व करे थे न्यूमेरिकल, उसके अंदर बता दिए कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारी हो गई है बोडे प्लॉट, नेक्विस्ट प्लॉट एंड रूट लोकस, और पोलर प्लॉट भी इसमें आ गया। इन सब के ऊपर जो भी एमसीक्यू सीरीज में लेकर आई हूँ आपके लिए, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और मेरी बाकी वीडियोस देखने के लिए चैनल पे जाएं। और जो भी आपको टॉपिक है समझ में नहीं आ रहा है किसी भी तरह का, वो टॉपिक आप देख सकते हैं। और आपको किस तरह के आगे वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए, किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या एमसीक्यू किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए तो वो आप बता सकते हैं। मैं उसकी सीरीज़ भी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।